और एक बार जब ये अधिकार आप जान लेंगे तो आपकी संपत्ति से आपका हिस्सा कोई डकार नहीं पाएगा, कोई आपकी संपत्ति से आपको हिस्सा देने से इनकार नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति आपसे धोखाधड़ी करे, आपके साथ बेईमानी करे और आपकी पैतृक संपत्ति में से आपको आपका हिस्सा नहीं देना चाहे वो आपके पिताजी हों, चाहे आपके दादाजी हों, ताऊजी हों या अन्य कोई भी रिश्तेदार हों, और वो अगर आपको ये बोलते हैं कि आपको उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देंगे तो वो गलत बोलते हैं। उनको आपका हिस्सा देना पड़ेगा, झक मार के देना पड़ेगा, और इसलिए देना पड़ेगा कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दोस्तों, संपत्ति को लेकर हमारे समाज में अक्सर बड़े बड़े विवाद देखे गए हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक जाते हुए देखा गया है और संपत्ति से संबंधित मामलों में सर फूटते भी देखे गए हैं। दोस्तों, इससे संबंधित एक कमेंट हमारे एक वीडियो के मैसेज में आया था। किसी भाई ने हमें कमेंट करके ये पूछा कि हमारे पिताजी अपनी पैतृक संपत्ति को हम 4 भाइयों में से सिर्फ एक भाई को देना चाह रहे हैं और बाकी के हम 3 भाइयों को घर से जाने को कह दिया है। वो अपनी संपत्ति में से हमारा हिस्सा हमको नहीं देना चाहते, तो हमें क्या करना होगा? तो क्या ऐसे में उस संपत्ति से हमें हमारा हक हिस्सा मिलेगा या हमें उस संपत्ति से अपना हक और हिस्सा नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब यह है कि पैतृक संपत्ति अगर वो संपत्ति है तो उसमें बराबर बराबर सभी उत्तराधिकारियों का अधिकार रहता है और बराबर बराबर की उसमें भागीदारी रहती है। इसलिए एक पिता को उस संपत्ति में से सभी को बराबर बराबर अधिकार, बराबर हक और हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति से संबंधित तमाम हिस्सेदारों के अधिकारों की, और आपको ये बताएंगे कि किस व्यक्ति को उसकी संपत्ति में से किस तरह से कितना अधिकार मिलता है। और एक बार जब ये अधिकार आप जान लेंगे तो आपकी संपत्ति से आपका हिस्सा कोई डकार नहीं पाएगा, कोई आपकी संपत्ति से आपको हिस्सा देने से इनकार नहीं कर पाएगा और आपको कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि उस संपत्ति में आपका हक और हिस्सा नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला और बहुत ही ज्यादा नॉलेज देने वाला वीडियो रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अगर हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन बटन को जरूर पुश कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम नई वीडियोस भी आप देख सकें। और साथ ही साथ हमारे नियमित व्यूअर से भी हमारा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और मिलने वालों में शेयर जरूर करें। तो आपकी पैतृक संपत्ति में से आपके हक, हिस्से और अधिकार को जानने से पहले और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी होता है कि पैतृक संपत्ति कितने प्रकार की होती है और उसमें आपका हक और हिस्सा किस प्रकार बनता है और किस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा नहीं बनता है। तो मुख्य प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है। एक प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि पैतृक संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति, और दूसरी संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो लगातार 4 पीढ़ियों से चलकर आप तक आई है और उस प्रॉपर्टी का कहीं किसी भी पीढ़ी के अंतर्गत कोई विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन 4 पीढ़ियों के अंतराल में उस संपत्ति की ना तो वसीयत की गई है, ना कोई किसी व्यक्ति को उस संपत्ति को गिफ्ट किया गया है, यानी कि उस संपत्ति का 4 पीढ़ियों के अंतराल में टाइटल चेंज नहीं हुआ है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए एक परदादा के पास उसकी संपत्ति है और परदादा से वो संपत्ति चलकर आपके दादा के पास आई और उस दादा से वो संपत्ति आपके पिता से होते हुए अब आपके पास 4थी पीढ़ी के रूप में आई है, और इस दरमियान 4 पीढ़ी के अंतराल में उस संपत्ति का कहीं पर भी कोई डिवाइडेशन, टाइटल चेंज नहीं हुआ है, यानी कि उस संपत्ति का किसी भी व्यक्ति ने न तो कोई किसी के नाम से वसीयत किया है, न ही उसको किसी को गिफ्ट किया है। तो इस प्रकार की संपत्ति पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पुश्तैनी संपत्ति कहलाती है। अब इस संपत्ति का स्वरूप चेंज कैसे हो सकता है, यानी कि टाइटल चेंज कैसे हो सकता है, इस बात को भी आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए परदादा के पास प्रॉपर्टी है, उनके द्वारा वो संपत्ति आपके दादा को मिली और दादा ने वो संपत्ति आपके पिता के नाम से वसीयत कर दी। तो वसीयत होने के बाद वो संपत्ति आपके पिता की स्व अर्जित संपत्ति बन गई, क्योंकि उस संपत्ति का वहां पर टाइटल चेंज हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं स्व अर्जित संपत्ति क्या होती है। तो स्व अर्जित संपत्ति वो होती है जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से, यानी कि स्व अर्जित कमाई से किसी भी संपत्ति को बनाता है, खरीदता है और खुद के नाम से उसको रजिस्टर्ड करवाता है। तो इस प्रकार की संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी
कहलाती है। अब पैतृक संपत्ति की बात करते हैं कि पैतृक संपत्ति इस प्रकार होती है कि उस संपत्ति में उस परिवार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का उस संपत्ति पर अधिकार बनता है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि जन्म लेने वाले बच्चे का भी उस संपत्ति में अधिकार नहीं है। तो अब वीडियो के इस खंड में हम ये जानेंगे कि एक पैतृक संपत्ति में एक हिस्सेदार के, हकदार के या उस वारिस के अधिकार क्या होते हैं। तो इसमें पैतृक संपत्ति में सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट अधिकार है जो कि सबको जानना जरूरी है वो ये है कि पैतृक संपत्ति में उस परिवार में जन्म लेने वाले हर बच्चे का, हर वारिस का बराबर अधिकार और भागीदारी होती है। और इस बाय बर्थ अधिकार को हम इस तरह से समझते हैं कि एक पिताजी के पास पैतृक संपत्ति है तो उसमें एक भाई है और उस भाई के बाद एक बच्चा और जन्म लेता है तो उस बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जो कि उससे पहले उसके भाई का अधिकार है। इसको भी और एक ज्यादा उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक परिवार में पैतृक संपत्ति है और उसमें 3 भाई हैं और उन तीनों भाइयों के पास 600 गज का एक प्लॉट है। तो उन तीनों भाइयों में वो बराबर 200 गज के हिसाब से 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब हम इसमें दूसरे अधिकार की बात करें तो वो ये है कि किसी भी पैतृक संपत्ति में उस परिवार में जन्म लेने वाली बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि एक बेटे का अधिकार होता है, यानी कि पुत्री को भी पुत्र के समान इसमें बराबर अधिकार दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार इस अधिनियम के बनने के बाद पैतृक संपत्ति में से बेटियों को अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित किया गया और 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्री को भी पुत्रों के बराबर अधिकार दिया गया। यानी कि एक पैतृक संपत्ति में एक परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है तो उस पुत्री को भी उस पुत्र के बराबर समान अधिकार उस संपत्ति में दिया गया। अब पैतृक संपत्ति में उस पुत्री को उस वक्त भी अधिकार रहेगा जबकि उसकी शादी कर दी जाए या उसकी शादी न की जाए या शादी करने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाए, तो इस स्थिति में भी उस पुत्री का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार रहेगा। और इसमें यह भी क्लियर किया गया है कि भले ही उस लड़की के पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो, जिसके अनुसार हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया गया था, या 2005 के बाद भी उसके पिता की मृत्यु हुई हो, तो भी उस पुत्री को उस पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया है। और हमारी इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में क्लियर किया था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया था वह विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा के नाम से आया था। और इस केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोहराई थी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले हुई हो या 2005 के बाद हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद उस लड़की का उसके पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार है। इसके बाद अब अगले अधिकार की बात करें तो मान लीजिए कि किसी संपत्ति में 4 उत्तराधिकारी हैं और उन चारों उत्तराधिकारियों का उस संपत्ति में बराबर अधिकार है, लेकिन एक उत्तराधिकारी को पैसे की जरूरत है और वह उस संपत्ति में से अपने हिस्से को बेचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा। मान लीजिए अब उन चारों के नाम से वो संपत्ति है, लेकिन उन चारों को ही ये पता नहीं है कि उस संपत्ति के कौन से हिस्से में किस व्यक्ति का कितना अधिकार है। तो ऐसे में एक व्यक्ति उस संपत्ति के हक और हिस्से को किस प्रकार बेचेगा। और चूंकि एक हिस्से को कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का पता नहीं है कि उसका कौन सा हिस्सा कितना बनता है। इसलिए एक व्यक्ति प्रॉपर्टी के किसी एक हिस्से में अपना अधिकार इसलिए नहीं जता सकता क्योंकि उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा व्यक्ति कौन से हिस्से को लेगा। इसलिए कानूनी रूप से वो व्यक्ति अपने किसी भी हिस्से को उस प्रॉपर्टी में से जब तक नहीं बेच सकता जब तक उस संपत्ति का बंटवारा न कर दिया गया हो। कई बार हमारे देखने में यह आता है कि किसी पैतृक संपत्ति के 4 हिस्सों में से कोई एक भाई अपना हिस्सा बिना बंटवारा किए बेच देता है और ऐसे में बाकी के भाई उस पर आपत्ति लगा देते हैं और उसका बेचान खटाई में पड़ जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपना हिस्सा किस प्रकार, ऐसा वो क्या करेगा कि वह अपना हिस्सा बेच दे। तो इसके लिए एक सीधा सा रास्ता है कि चारों भाई मिलकर उस संपत्ति के अपने अपने हिस्से पर हक जमा लें और आपस में बैठकर ये तय कर लें कि किस व्यक्ति का कौन सा हिस्सा बनता है और इसके लिए एक लिखित बंटवारा कर लें और उस बंटवारे के आधार पर वो व्यक्ति अपना हिस्सा बेच दे और इस प्रकार से वह व्यक्ति
बंटवारा करने के बाद अपना हिस्सा बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, अपना हक हिस्सा बेचकर अपनी जरूरत को पूरी कर सकेगा। अब पैतृक संपत्ति में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उस संपत्ति के तमाम हिस्सेदार अपनी संपत्ति को नहीं बेचना चाहते, न ही उस संपत्ति के हिस्से करना चाहते हैं, और एक व्यक्ति जब अपनी संपत्ति को बेचने के लिए कोशिश करता है तो वो उसको मना कर देते हैं और उसको उसका हिस्सा बेचने के लिए सहमत नहीं होते। लेकिन उस व्यक्ति को उस संपत्ति का हिस्सा बेचना है क्योंकि वह उसका हिस्सेदार है और उसको पैसे की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। इसके अलावा एक सिचुएशन इसी तरह की और बनती है कि पिताजी जीवित हैं और वो एक हिस्सेदार को उसका हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन दूसरे को घर से जाने को कह देते हैं, उसको उसका हिस्सा देने को मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा जिसको उसके पिता ने पैतृक संपत्ति में से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया है। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन इसमें और बनती है कि एक पिता अपनी पैतृक संपत्ति में से अपनी बेटी को हिस्सा देने से मना कर देता है और उसको वो ये बोलता है कि उसने उसकी शादी कर दी, इसलिए अब पैतृक संपत्ति में उसका किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं बनता। तो इन तीनों ही सिचुएशन में इन तीनों ही हिस्सेदारों का हक और हिस्सा पैतृक संपत्ति में बनता है और इसके लिए उस संपत्ति में उनको हर हाल में हिस्सा मिलेगा। और इसके लिए उनको अब करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए उनके गार्जियन या उनके बाकी के हिस्सेदार उनको संपत्ति का हिस्सा देने के लिए राजी न हो तो आपको सिविल कोर्ट में जाकर एक पार्टीशन सूट दायर कर देना चाहिए अपने हक और हिस्से को प्राप्त करने के लिए। और इसमें आपका हक और हिस्सा मारा जा रहा है, आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है या आपका हिस्सा आपको देने से मना किया जा रहा है, तुरंत प्रभाव से सिविल कोर्ट में जाकर आपको पार्टीशन सूट दाखिल कर देना चाहिए। अब इसमें एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि आप अपने हक हिस्से को बेचना चाहते हैं, लेकिन बाकी के हिस्सेदार न तो उसका बंटवारा करना चाहते हैं, न ही आपको उस संपत्ति में से आपका हिस्सा देना चाहते हैं। और जब आप बंटवारा करने की उनको बोलते हैं तो वो उसके लिए मना कर देते हैं, साथ ही आपको ये भी कह देते हैं कि आपको इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, न ही इस संपत्ति को बेचने देंगे। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर आवेदन कर सकते हैं और अपने हक और हिस्से की मांग कर सकते हैं। तो कोर्ट इसमें फिर ये देखेगा कि उस संपत्ति में आपका हिस्सा किस तरह से बनता है, कितना बनता है और किस जगह बनता है। तो कोर्ट फिर इस संपत्ति का बंटवारा, अगर आप वाकई में इस संपत्ति के वारिस हैं, तो आपके नाम से कर देगा। एक स्थिति इस तरह भी आती है कि किसी भी संपत्ति में दो भाई हैं और एक बहन है और बहन की शादी हो चुकी है और बहन ये चाहती है कि वह अपनी पैतृक संपत्ति का अपना हिस्सा अपने किसी एक भाई को दे दे, तो उसके लिए वह एक रिलीज डीड बनवाकर अपने भाई के नाम कर देगी और इस प्रकार उस भाई को उस बहन का हिस्सा प्लस उसका खुद का हिस्सा मिलकर दो हिस्से उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो उस संपत्ति में से दो हिस्से उसको मिल जाएंगे और बाकी का हिस्सा उसके भाई को मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहन दोनों भाइयों के नाम से अपना हिस्सा त्याग देती है, रिलीज डीड बना देती है, तो ऐसी स्थिति में उस बहन का हिस्सा उन दोनों भाइयों को मिल जाएगा और उस संपत्ति का बंटवारा वो दोनों भाई बराबर बराबर कर लेंगे। इसी में एक सिचुएशन ये भी बनती है कि बहन को भाई अपना हिस्सा देना चाहे तो अपना हिस्सा वो छोड़कर एक रिलीज डीड बहन के नाम से करवा देगा। ऐसी स्थिति में एक भाई का हिस्सा कट जाएगा और दूसरे भाई का हिस्सा और उस बहन का हिस्सा उस संपत्ति में बराबर बराबर हो जाएगा। इसके विपरीत एक सिचुएशन ये बनती है कि दो भाई मिलकर अपनी पुश्तैनी पैतृक संपत्ति में से अपनी बहन का उसकी शादी होने के बाद नाम कटवा देते हैं और उस बहन के हिस्सा मांगने पर उनको ये बोलते हैं कि आपकी शादी कर दी गई है और अब आप इस संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मांगती। तो ऐसे स्थिति में उस बहन को क्या करना होगा, तो ऐसी स्थिति में उस बहन को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार है और वह वहां पर अपना दावा कर सकती है और अपनी पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पैतृक संपत्ति के ये तमाम अधिकार आपको समझ आ गए होंगे और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को उसका हक न मिले तो उसको लिया किस तरह जाता है, कोर्ट जाने की क्या प्रक्रिया है और कोर्ट से किस प्रकार अपना हक अधिकार हासिल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में पैतृक संपत्ति से संबंधित सारे अधिकार जानने के बाद अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन भी पुश जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बनता रहे और आपको नए वीडियोस देखने को मिलते रहें। हमारे जो पुराने व्यूअर हैं उनसे हमारा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने तमाम जानने वाले दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।